केस शुरू होता है इस छोटी लड़की के इस स्टेटमेंट की वजह से। हांगकांग 1999 में सिन शा सुई के पुलिस स्टेशन में एक 14 साल की बच्ची अपना स्टेटमेंट देने पहुंचती है, जो कि बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी और बार बार ये कह रही थी कि अगर मैंने सच नहीं बताया तो उसका भूत मुझे मार डालेगा। उसका भूत मुझे रातों में डराता है, मुझे सोने नहीं देता है और मुझे बार बार फोर्स करता है कि जाके कन्फेस करो, मुझे इंसाफ दिलाओ। पुलिस वालों ने उससे सच जानने की बहुत कोशिश करी, लेकिन क्योंकि वो बहुत घबराई हुई थी, वो सही से कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस बार बार ये कह रही थी कि एक लड़की का भूत मुझे परेशान करता है। पुलिस ने उससे पूछा, किस लड़की का भूत? ऐसा क्या हुआ है उसके साथ जो उसका भूत तुम्हें परेशान कर रहा है? उसका कहना था कि इस लड़की का मर्डर हुआ है और मैंने अपने आँखों से देखा है और अब इसका भूत मुझे फोर्स कर रहा है कि तुम जाओ, जाके कन्फेस करो। ये सब सुन के पुलिस वाले घबरा गए, क्योंकि एक 14 साल की बच्ची ऐसी बातें कर रही थी। उसने पुलिस को फोर्स किया कि मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, मेरे पास प्रूफ है, तुम बस मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आओ। और पुलिस वालों ने अपने 2 आदमियों को उसके साथ में भेज दिया। पुलिस स्टेशन से 2-3 ब्लॉक दूर एक खंडर सी बिल्डिंग थी, जहाँ पे वो लड़की उनको एक छोटे से फ्लैट में लेके चली जाती है और जाके वो एक चीज़ की तरफ इशारा करती है और वो ये चीज़ थी हेलो किटी की मरमेड डॉल, जो उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस थी। पुलिस वालों ने वो डॉल उठाई और उन्होंने जब उसको पलटा तो उन्होंने देखा कि उसको दोबारा से स्टिच करा गया है। उन्होंने उसकी स्टिचिंग को फाड़ा और जैसे ही उस डॉल के अंदर देखा तो एक इंसान का स्कल यानी कि पूरी खोपड़ी उसके अंदर से निकली। अब ये सब देख के वो दोनों पुलिस वाले शॉक हो गए। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये ह्यूमन का स्कल इस डॉल के अंदर आया कैसे? क्या ये असली है या फिर ये कोई मजाक है? और अगर ये असली है तो ये सब कुछ इस बच्ची को कैसे पता? और अगर यहाँ पे मर्डर हुआ है तो किसका हुआ, कैसे, कब हुआ और क्यों हुआ? उन लोगों ने इस स्कल को जल्दी से जल्दी फॉरेंसिक लैब भेजा, जहाँ पे रिज़ल्ट आने के बाद ये पता चला कि ये 23 साल की एक लड़की थी और उसके डेंटल रिकॉर्ड्स की वजह से पता चला कि इस लड़की का नाम था फ़ान मैन यी। फ़ान मैन यी, जिसका जन्म 1976 का हुआ था और उसके घर वालों ने उसको पैदा होते ही अनाथ आश्रम में भेज दिया था। लेकिन वहाँ के अनाथ आश्रम का रूल था कि 15 साल की उम्र होने के बाद बच्चों को वो छोड़ के जाना ही पड़ता है और ख़ुद की लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है। सेम उसने भी वो अनाथ आश्रम छोड़ा और वो वहाँ से खुद की लाइफ जीने के लिए निकल पड़ी। लेकिन उसके कुछ एडिक्शन थे, जैसे कि ड्रग्स। वो ड्रग एडिक्टेड थी। अब क्योंकि उसको ड्रग्स का एडिक्शन था, इसलिए उसको पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। तो इसीलिए उसने कुछ ऐसा काम ढूंढा जिससे कि वो आसानी से ज़्यादा पैसे कमा सके। वो था स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन का काम। 21 साल की उम्र तक उसने स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन का ही काम किया, लेकिन उसके बाद में उसको एक रेस्टोरेंट में काम मिल गया एज अ वेट्रेस, जहाँ पे सबको यही लगता था कि वो एज अ वेट्रेस ही काम करती है, लेकिन वो चुपचाप फिर से प्रोस्टिट्यूशन का काम भी करती थी। लेकिन इस बार किसी को इस बारे में पता नहीं था। वहाँ पे वो अपने एक क्लाइंट से मिली जिससे कि उसको प्यार हो गया और फिर उसने उससे शादी भी कर ली। उन दोनों का एक बेटा भी था। लेकिन जब इसका पूरा केस सामने आया तो पड़ोसियों ने बताया कि उसका पति बहुत अब्यूसिव था। उनकी घंटों लड़ाइयाँ होती थी, उनके बच्चे की रोने की आवाज़ें आती थी और कभी कभी वो उसको मारता भी था। इसकी वजह से सबसे पहला शक उसी पे गया, लेकिन बाद में ये प्रूफ हो गया कि ये सब उसके पति ने नहीं किया है। तो अगर ये उसके पति का काम नहीं था तो किसका काम था? फ़ान उससे डाइवोर्स लेके अलग हो चुकी थी और वो फिर से एज अ वेट्रेस अपना काम करती थी और साथ ही साथ प्रोस्टिट्यूशन का भी काम उसने कंटिन्यू कर रखा था। चान मैन लॉक, जो कि उसका परमानेंट कस्टमर था, एक दिन वो सर्विस लेने के लिए उसके पास पहुंचता है। जब उनकी पूरी मीटिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद में फ़ान चुपचाप उसका वॉलेट निकाल लेती है, क्योंकि उसको पैसे की हमेशा ज़रूरत रहती है। इसलिए उसने उसका वॉलेट चुरा लिया और
चान को पता भी नहीं चला कि उसका वॉलेट गया तो गया कहाँ। थोड़ी दूरी पे चलने के बाद में जब चान ने कुछ ख़रीदने के लिए अपना वॉलेट ढूंढा तो उसको उसका वॉलेट मिला नहीं और वो समझ गया कि ये फ़ान का ही काम था। अब चान क्योंकि बहुत गुस्सा था, वो जल्दी से उसी होटल में वापस पहुंचा और उसने फ़ान को ढूंढा। ढूंढते ही उसने सबसे पहले यही कहा कि मेरा वॉलेट मुझे वापस दो। फ़ान ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसने उसका वॉलेट उसे वापस दे दिया। चान के वॉलेट में कुछ 4,000 हांगकांग डॉलर मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे वो रुका नहीं। उसने कहा कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम मुझे 10,000 हांगकांग डॉलर्स पे करोगी क्योंकि तुमने मेरा पर्स चुराया। तुम लॉयल नहीं हो, इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे तुमसे 10,000 हांगकांग डॉलर चाहिए ही चाहिए। ये सुन के तो फ़ान को घबराना नॉर्मल ही था। उस बेचारी के पास पहले ही पैसे नहीं थे, तो फिर वो उसे 10,000 हांगकांग डॉलर कैसे देती। तो फ़ान ने बहाना बनाया, उसने माफ़ी भी मांगी। उसने कहा कि तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें ज़रूर 10,000 हांगकांग डॉलर पे करूँगी, लेकिन मैं धीरे धीरे करके करूँगी, मैं एक साथ इतने पैसे नहीं ला सकती। चान मन लॉक, जिसको पता था कि फ़ान कभी भी उसको पैसे दे ही नहीं सकती, तो उसने इतना हैवानियत का प्लान बनाया जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। चान ने 17 मार्च 1999 को फ़ान को किडनैप कर लिया और वो इस काम में अकेला नहीं था, उसके साथ में उसके 2 दोस्त और थे, लियोंग शिनजू और लियोंग वेलुन। इन 3 लोगों ने बहाने से फ़ान को कार में बिठाया और इसको किडनैप करके नंबर 31 ग्रैनविले रोड सिन शा सुई में ले गए। ये इनका एक अबेंडेंट फ्लैट था जिसको ये लोग यूज़ नहीं करते थे, और क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग ही एक खंडर थी तो वहाँ पे और कोई भी नहीं रहता था। फ़ान मियान यी, तीनों किडनैपर, इन 4 लोगों के अलावा उस फ्लैट में एक और इंसान मौजूद था जिसका नाम था लियू मिंग फ़ॉन। ये वही 14 साल की बच्ची थी जो कि पुलिस स्टेशन पहुंची हुई थी। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये लियू मिंग फ़ोंग, एक बच्ची, इनके साथ में ऐसा क्या कर रही थी। सो लेट मी जस्ट टेल यू कि फ़ोंग चान की गर्लफ्रेंड थी। चान जिसकी उम्र 33 थी और फ़ोंग जो कि 14 की थी। ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। चान ने ही इसको मैनिपुलेट किया था और इसको अपने साथ में इस सब चीज़ में इन्वॉल्व किया था। यहाँ से चीज़ें इतनी ज़्यादा डरावनी होने वाली हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते एक इंसान इतनी हैवानियत कैसे दिखा सकता है। चान का प्लान था कि वो यहाँ पे फ़ान को यूज़ करेगा और उससे अपने 10,000 हांगकांग डॉलर्स वसूल करेगा जो कि उसने उसको चार्ज करे थे। वहाँ पे उसका मल्टीपल टाइम रेप हुआ, उसको मल्टीपल टाइम टॉर्चर करा गया और तो और नए नए आदमी, स्पेशली उनके कई दोस्त वहाँ पे आते थे, चान को पे करते थे एंड देन वो लोग फ़ान का रेप करते थे। उसके अलावा जब वहाँ पे क्लाइंट्स नहीं आते थे तो चान और उसके तीनों फ्रेंड्स मिलके उसको मल्टीपल टाइम टॉर्चर करते थे। अब क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फ़ान वहाँ से भाग जाए तो उन्होंने उसके दोनों पैर जला दिए। उन्होंने मल्टीपल टाइम उसके पैरों पे कैंडल वैक्स यूज़ किया और उसके अलावा जब उनको लगा कि कैंडल वैक्स इनफ नहीं है तो उन्होंने वहाँ पे प्लास्टिक को जलाया और उसके दोनों पैरों को इतने बुरी तरीके से जलाया ताकि वो बिल्कुल भी चल नहीं सके। जब उनका टॉर्चर से मन नहीं भरता था तो वो लोग उसे कई बार मेटल के पाइप से मारते थे, स्पेशली आयरन के पाइप से। इसके अलावा वो उसको सीलिंग से टांग के एज अ पंचिंग बैग भी यूज़ करते थे। अब इस सब की वजह से हुआ ये कि क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चोटें लग चुकी थी और अब उसकी स्टेट ऐसी हो गई थी कि वो बेड से उठ भी नहीं पाती थी। इस वजह से वहाँ पे लोग आना कम हो गए और धीरे धीरे वहाँ पे क्लाइंट आना बिल्कुल ही बंद हो गए। उनका कहना था कि वो लोग फ़ान के साथ में इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि वो आधी मरी हुई इंसान है और ऐसे इंसान के साथ में कोई कैसे फ़न कर सकता है, इसलिए वहाँ पे क्लाइंट्स आने बिल्कुल कम हो गए। तो अब बचे थे ये तीनों दोस्त जो खुद भी मल्टीपल टाइम उसका रेप करने के बाद में बोर हो चुके थे और अब वो नए नए तरीके ढूंढते थे उसको टॉर्चर करने के। मेटल के पाइप से उसको कंटिन्यू हिट करते रहना, 3-4 घंटे उसे पंचिंग बैग की तरह लटका के मारना, इस सब से उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उसको फोर्स किया कि वो ह्यूमन की फीसेस खाए और उसके अलावा ह्यूमन का यूरिन पिए। कि रिफ्यूज़ करने पे उसको और ज़्यादा टॉर्चर करा जाता था, इसलिए उसके पास में कोई और ऑप्शन था ही नहीं और वो ये सब करती थी। लियू मिंग फ़ोंग जो कि 14 ईयर ओल्ड की बच्ची थी, उसको ये सब दिखाया जाता था।
इवन दो उन्होंने फ़ान को फोर्स किया कि वो उसकी शिट को कंज्यूम करे। उन्होंने फ़ान को फोर्स किया कि वो फोंग का ह्यूमन फीसेस सबके सामने खाए और कहे कि वो ये सब इंजॉय कर रही है, और अगर वो ये नहीं कहती थी तो उसको और मारा जाता था। इसके अलावा टॉर्चर करते टाइम वो लोग उसको फोर्स करते थे कि वो स्माइल करे और कहे कि प्लीज़ मुझे और टॉर्चर करो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और वो नहीं कहती थी तो टॉर्चर और ज़्यादा बुरा हो जाता था। ऐसे ही करते करते एक दिन उनमें से एक आदमी ने सारी हदें पार कर दी और उस आदमी ने फ़ान के सर में कम से कम 50 बार लातें मारी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई थी और वो कई घंटे नहीं उठी। कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया था कि उन लोगों को फ़ान उनके बाथरूम में मरी पड़ी मिली, यानी कि क्योंकि मल्टीपल टाइम्स उसके सर में किक मारी गई थी इसलिए वो मर गई। और कुछ रिपोर्ट्स अलग ही स्टोरी बताती हैं, तो ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ लेकिन उन लोगों का कहना था कि जब वो वहाँ के बाथरूम में पहुँचे तो उनको फ़ान की बॉडी मरी हुई मिली और उन्होंने उसको कभी टॉर्चर नहीं किया। ये सब जो पूरी स्टोरी है ये सब फेक है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। वो बस उनके साथ में नॉर्मली पार्टी करने के लिए आई थी। ये जो 1 महीना किडनैपिंग और ये जितनी भी टॉर्चर की डिटेल्स है ये सब फेक है, ऐसा उन लोगों का कहना था। पुलिस ने उनसे क्वेश्चन किया कि तुमने उसकी बॉडी के साथ ऐसा क्यों किया। उन लोगों का कहना था कि जब वो घर पहुँचे वो पहले से ही मर चुकी थी और ये सब देख के वो लोग घबरा गए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसकी बॉडी को गायब करेंगे। उन्होंने उसकी बॉडी के मल्टीपल टुकड़े कर लिए क्योंकि उनको पता था कि वो इसको अपने साथ में नहीं रख सकते। उन्होंने उसके सारे बॉडी पार्ट्स को बॉईल करना शुरू कर दिया। उसके इंटरनल ऑर्गन्स को उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया, इवन दो उन्होंने उसको फ्रिज में भी स्टोर करके रखा था। इसके अलावा जो भी उन्होंने कुक करा था उसका पूरी बॉडी वो उन्होंने जाके कहीं डिस्पोज कर दी, जो कि कभी मिली ही नहीं। और अब बचा था उसका स्कल। उन्होंने उसका स्कल हेलो किटी की डॉल के अंदर छुपा दिया और यही रीज़न था इस केस का नाम पड़ा हेलो किटी मर्डर केस। इस सब के बाद में कोर्ट ने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, जो कि शायद मैक्सिमम 20 इयर्स का था। इस केस को ऑलरेडी 24 इयर्स हो चुके हैं। जब ये केस मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी 2-3 दिन तक की नींद नहीं आई थी और बहुत अनईजी सा फील हो रहा था। उन तीनों का ये भी कहना था कि उनका उसे मारने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने तो उसको मारा भी नहीं। ये सब बस वो मज़े के लिए कर रहे थे। उनके मज़े के चक्कर में एक इंसान की जान चली गई। ल्यू मिंगफोंग की बहादुरी का कोई जवाब नहीं था क्योंकि इतनी छोटी उम्र में उसने इतना बड़ा स्टेप लिया। उन लोगों के अगेंस्ट गई जिनके साथ में वो पहले रहा करती थी और उसके अलावा उसने सब कुछ कन्फेस भी किया। उसके इस ब्रेव एक्शन ने आज फान मैन यी को इंसाफ भी दिलाया। इसी के साथ ये केस ख़त्म होता है। और अगर तुम लोगों को इसी तरीके की रियल केस स्टडी में इंटरेस्ट है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलना। और मैं आगे भी और ऐसी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी।